हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी टॉक विथ 3। आप सबका यहाँ स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का ये वीडियो रहने वाला है हमारे पेपर 7 के एक टॉपिक के बारे में। इस पेपर 7 मैंने इसलिए पुट किया है क्योंकि काफ़ी बच्चों के दिक्कत आ रही थी इसमें कि पेपर 7 समझ नहीं आ रहा है, पेपर 7 में क्या करना है, ब्रॉड सेक्शन है, किस तरह से उसको कवर अप किया जाए। ये सारे टर्म्स को काफ़ी न्यू थे, तो मैंने ट्राई किया है कि एक एक करके मैं वीडियोज़ बनाऊँ और आपका पेपर 7 ख़त्म कर दूँ। तो सबसे पहले है पैलेंटोलॉजी के ऊपर में आज का वीडियो रहने वाला है। पैलेंटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ फॉसिल्स के बारे में, इसमें हम लोग बातें करेंगे। फॉसिल्स क्या होता है, फॉसिल का क्या रिलेशन है। इनफैक्ट फॉसिल्स के बारे में अलग से वीडियो बनेगा क्योंकि क्वेश्चन जो हैं फॉसिल से आते हैं, फॉसिल एंड फॉसिल एज डिटर्मिनेशन, इनफैक्ट रॉक्स पे भी आते हैं। पैलेंटोलॉजी मैंने इसलिए लिया है क्योंकि वो एक तरह से बेसिक आपका हो गया, जिससे आपका आगे का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर अप होगा। ये टॉपिक भी आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन आए हैं, आ चुके हैं, आएंगे भी, इन फ्यूचर भी आएंगे। हो सकता है आपके इसी एग्जाम्स में आ जाए, तो अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या पढ़ना है और नोट्स के बारे में भी बताऊँगी आप कैसे प्रिपेयर कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग आ चुके हैं इंट्रोडक्शन पोर्शन पे। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा फॉसिल्स के बारे में बात करेंगे। फॉसिल्स हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इस टॉपिक में मेन रोल निभाता है। तो अब किस तरह से निभाता है, क्या है इसका, क्या नहीं है, ये सारी बातें हम लोग जानेंगे। तो फॉसिल्स आर द रिमेन ऑफ प्री हिस्टोरिक प्लांट एंड एनिमल दैट लिव्ड इन द पास्ट मिलियन ईयर्स अगो। तो वैसे कोई भी प्री हिस्टोरिक टाइम में जो भी रिमेन्स रहा हो प्लांट और एनिमल का, जिसके फॉर्मेशन में मिलियन ऑफ ईयर्स लगा हो, तो उन सबको हम लोग फॉसिल कंसिडर करते हैं। तो द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ फॉसिल्स। कोई भी ऐसा साइंस जिसमें हम लोग स्टडी ऑफ फॉसिल्स कर रहे हैं तो उसको हम लोग पैलेंटोलॉजी कहेंगे, और जो ये करता है उसको हम लोग पैलेंटोलॉजिस्ट कहते हैं। इतना तो आपको मालूम ही होगा। अगर जूलॉजी को स्टडी कर रहे हैं तो उसको जूलॉजिस्ट कहते हैं, बॉटनी कर रहे हैं तो बॉटनिस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर पैलेंटोलॉजी वालों को हम लोग क्या कहेंगे? पैलेंटोलॉजिस्ट कहेंगे। ठीक है। अब ये वर्ड जो है पैलेंटोलॉजी कहाँ से आया है? द वर्ड पैलेंटोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक। तो ग्रीक से ये डिराइव्ड है। अब कौन से वर्ड्स हो गए? जैसे पैलेसो। पैलेसो का मतलब होता है एंसेंट। एंसेंट आप समझ रहे होंगे, प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। ठीक है। ऑटा यानी एग्जिस्टिंग थिंग, यानी कोई भी रिमेन जो है एग्जिस्ट कर रहा है। अ लोगोस टू स्टडी और टू डिस्कस। ठीक है। जब हम लोग किसकी स्टडी करेंगे तो हम लोग सी बातें कर रहे हैं। तो पैलेंटोलॉजी आई होप आपको समझ आया होगा। ये आपका इंट्रो क्वेश्चन था। इसके आगे मैं आपको इसके टाइप्स और इसके कुछ और डिटेल्स भी बताऊंगी। ठीक है। तो अब जब आप अपने एग्जाम में लिखिएगा तो आप चाहे तो इस पॉइंट को ऊपर और इस पॉइंट को नीचे लिख सकते हैं, नहीं तो ये भी सही है, इसमें कोई इशू नहीं होने वाला है। हाँ, बस थोड़ा अंडरलाइन करके अच्छे से हैंड राइटिंग में लिखिएगा ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके आपके ग्रेजुएशन में। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको शॉर्ट नोट्स वगैरह आने के फुल चांसेस हैं। ठीक है। तो आप पढ़ के जाइएगा इसे। तो मैं आगे बताती हूँ। तो अब हम लोग इसके डिवीज़न पे चलेंगे, यानी इसका जो भी टाइप है उसके में। ठीक है। तो डिवीज़न डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं। आप चाहे तो काइंड लिख सकते हैं, टाइप लिख सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है। तो इसका जो डिवीज़न है वो 3 भागों में है। सबसे पहला जो है वो है पैलियोबॉटनी, सेकंड जो है पैलियोजोलॉजी एंड लास्ट वन इज माइक्रो पैलेंटोलॉजी। तो देखते हैं। पैलियोजोलॉजी जो है इसको 2 भागों में बांटा गया है, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट में। यानी इनवर्टिब्रेट पैलियोजोलॉजी, वर्टिब्रेट। ये आपका टोटल डिवीजन हो गया पैलियोबॉटनी, पैलियोजोलॉजी एंड माइक्रो पैलेंटोलॉजी। पैलियोजोलॉजी जो है इसमें इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट को अलग अलग कॉलम्स में रखा गया है। अब इनका डिटेल्स हम लोग जानते हैं। देखिए, थोड़ा सा आप लोगों को नाम से भी क्लियर होगा। बॉटनी के बारे में यानी प्लांट्स के बारे में हो जाएगा, यहाँ एनिमल्स के बारे में, और यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बस बेसिक बताया है। ये आपका टोटल डिवीज़न है। आपको अपने एग्जाम में इसी तरह से अच्छे से रिविजन कीजिए और बताइएगा। ठीक है। और उनका डिटेल्स मैं आगे बताती हूँ। तो अब हम लोग आ चुके हैं जितने भी टाइप्स पढ़े थे उनको डिफाइन करने की ओर। तो पैलियोबॉटनी, बॉटनी वर्ड से आपको क्लियर होगा प्लांट। ठीक है। यहाँ पे मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है ताकि आपको ज़्यादा समझ आए। तो स्टडी ऑफ फॉसिल प्लांट, यानी जब हम लोग प्लांट के फॉसिल्स के बारे में बात करते हैं तब हम लोग उसको पैलियोबॉटनी कहते हैं। वहीं ये क्या हम लोग को हेल्प करता है? रिवील एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ प्लांट। तो किस तरह से
से एवोल्यूशन हुआ है प्लांट का, ये सारी चीज़ें हम लोग को इसमें पता चलती हैं। वहीं पैलेजोलॉजी स्टडी ऑफ फॉसल एनिमल, जूलॉजी वर्ड से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि हाँ हम लोग एनिमल्स के बारे में बातें करने वाले हैं, तो इसमें भी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एनिमल। ठीक है, ये पॉइंट्स आप इंक्लूड कर दीजिएगा जब आप नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा तब। ठीक है, इसके दो सब टाइप्स हैं, दैट इज इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट। तो आप भी जानते होंगे कि इनवर्टिब्रेट वो एनिमल होते हैं जो पोजेस नहीं करते हैं बैकबोन, यानी उनमें जो है नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता है। वहीं वर्टिब्रेट्स में नोटोकॉर्ड का कैरेक्टर पाया जाता है, यानी विद बैकबोन होते हैं। एग्जाम्पल में आप प्रोटोजोन, मोलस्क, आर्थ्रोपोड्स, कोरल्स एक्सेट्रा ले सकते हैं। वहीं फिशेज, आपके वर्टिब्रेट में फिशेज, रेप्टाइल्स, एग्स, मैमल्स, ये सारे आ जाएंगे। हाँ, याद रखिएगा इन स्पीसीज के फॉसल्स के बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं, ये नहीं कि आप जिंदा स्पीसीज रखते हैं, वैसा नहीं, उनके फॉसल्स होने चाहिए। ठीक है, तो फॉसल स्टडी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इसके आगे हम लोग को एक क्लास पढ़ना है, दैट इज माइक्रो पैलेंटोलॉजी। तो एक और चीज़ मैं बता दूँ, इसमें शॉर्ट में दिया हुआ, आई होप बातों से आपको क्लियर होगा। तो जब आप नोट्स बनाइएगा तो मेरे हर एक पॉइंट को इंक्लूड कर लीजिएगा। अगर आपको फिर भी दिक्कत हो रही है तो मैं इसका हैंड रिटन नोट्स जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आई थिंक 1-2 दिन में या फिर कल तक मैं डाल दूंगी इसके नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, तो आप वहाँ से ले लीजिएगा। आप वहाँ से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, डायरेक्ट आप अपने एग्जाम में जाकर लिख सकते हो नोट्स की मदद से। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं तो आप खुद का नोट प्रिपेयर कीजिए, यही मैं सजेस्ट करूँगी, ये ज़्यादा बेटर होता है, इससे याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हो गया माइक्रो पैलेंटोलॉजी यानी स्टडी ऑफ फॉसल ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, यानी हम लोग माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के बारे में, के फॉसल के बारे में यहाँ बात करते हैं। एक एक्स्ट्रा चीज़ इसके बारे में बता देती हूँ कि ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है इसके ब्रांच में, यानी इससे पहले ये एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन रिसेंटली इसको इंक्लूड किया गया है बिकॉज इसका कमर्शियल और इंडस्ट्रियल वैल्यू काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, यानी वैल्यूबल है इसका स्टडी में, तो इसीलिए इसको इंक्लूड किया गया है। और अब इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप विथ अदर साइंसेस, यानी पैलेंटोलॉजी का बाकी चीज़ों से क्या रिलेशन है, यानी जियोलॉजी से क्या रिलेशन है, स्ट्रैटिग्राफी से क्या रिलेशन है, पैलेजियोग्राफी से क्या रिलेशन है, तो ये सारी चीज़ें तो किस किस तरह से हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ रिलेशनशिप। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं रिलेशनशिप विथ अदर साइंसेज, यानी पैलेंटोलॉजी का क्या रिलेशन है अदर साइंसेज के थ्रू। तो पैलेंटोलॉजी एंड जियोलॉजी हम लोग का फर्स्ट होने वाला है, तो इसका क्या को रिलेशन है, कैसे एक दूसरे से एग्जिस्ट है, इंटरलिंक्ड है, ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताऊँगी। पैलेंटोलॉजी का अभी मैंने आपको बताया ये क्या होता है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स होता है। ठीक है, और वहीं जियोलॉजी मे भी आप लोग जानते हो नहीं जानते हो, मैं फिर भी बता दें, स्टडी ऑफ मेनली रॉक्स होता है। ठीक है, इसमें हम लोग साथ साथ क्लाइमेटिक कंडीशन भी पढ़ते हैं कि किस टाइम में क्लाइमेटिक कंडीशन रॉक फॉर्म, और साथ ही साथ हम लोग इसका जियोग्राफिकल कंडीशन क्या था वो भी जानते हैं। तो ये देखिए जियोलॉजी में हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टडी ऑफ रॉक कर रहे हैं, उसका क्लाइमेटिक कंडीशन क्या था पास्ट में जब रॉक का फॉर्मेशन हुआ था, साथ साथ उस पूरे एरिया का या फिर जहाँ पर रॉक फॉर्म हुआ होगा उसका जियोग्राफिकल कंडीशन क्या था वो भी हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। तो अब ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड कैसे हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग फॉसल्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग रॉक्स की बात कर रहे हैं, तो दोनों में बहुत बड़ा ही कनेक्शन है। जब भी हम लोग को फॉसल्स के बारे में स्टडी करना हो तो फॉसल कहाँ मिलेंगे, हम लोग रॉक्स में ही ना मिलेंगे, यानी कहीं रिमेन भी जो हम लोग का प्रेजेंट होगा कहीं ना तो कोई रॉक में ही मिलेगा वो। तो रॉक में मिलने के लिए तो हम लोग को पता होना चाहिए ना कि रॉक कौन से पीरियड का है या फिर उसका कंडीशंस क्या रह चुका है। तो अब हम लोग को रॉक का कंडीशन मालूम है कि हाँ भाई ये मेसोजोइक एरा का है, मान लीजिए ये मेसोजोइक एरा में है या फिर सेनोजोइक में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। तो मेसोजोइक एज एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, मेसोजोइक एरा का रॉक है, तो ये जो फॉसल है ये भी तो बिलोंग करेगा मेसोजोइक एरा का, यानी एज डिटर्मिनेशन में रॉक जो है वो फॉसल्स की मदद कर रहा है। वहीं पर मान लीजिए हम लोग को फॉसल्स मिल गया और फॉसल का हम लोग एज डिटरमाइन कर लिया कि हाँ भाई ये सिनोजोइक एरा है, तो वो सिनोजोइक एरा इसके क्लाइमेटिक कंडीशन, इसके वेदर, उस टाइम में जो रॉक फॉर्म हुआ था क्या कंडीशंस रहा होगा उसकी स्टडी में मदद करता है। यानी ये दोनों जो है वो इंटरलिंक्ड है, किस तरह से, तो ये एज डिटर्मिनेशन एक फैक्टर हो सकता है हम लोग का। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो पैलेंटोलॉजी और जियोलॉजी एक दूसरे से कोरिलेटेड है।
ठीक है। तो यही चीज़ आपको एग्जाम में लिखना भी है, ये मैंने आपको डायग्रामेटिक व्यू में बताया है, आपको इसको थ्योरेटिकल व्यू में भी लिखना होगा। ठीक है, तो आप इसको भी वहाँ बना सकते हैं और साथ साथ थ्योरी लिख दीजिएगा। इसको नहीं भी बनाए लेकिन थ्योरी मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। मे भी अलग से काफ़ी बार क्वेश्चन आ भी गया है कि डायरेक्टली रिलेशनशिप पूछा गया है, तो आप इसको बताना होगा आपको। तो आपको क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, डिस्क्राइब द डिफरेंट रिलेशनशिप विद अदर साइंसेज, तो आपको डिफाइन करना होगा जियोलॉजी और बाकी जो मैं आगे बताऊँगी। तो चलते हैं आगे। तो अब हम लोग आ चुके हैं पैलेंटोलॉजी एंड पैलियोजियोग्राफी में। तो देखिए, स्टडी ऑफ फॉसिल्स हम लोग जानते हैं पैलेंटोलॉजी होता है। अब ये क्या होता है, तो स्टडी ऑफ लैंड मास के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। स्टडी ऑफ लैंड मास या लैंड फीचर्स हम लोग कह सकते हैं, लैंड फीचर्स ऑफ पास्ट। ठीक है, तो लैंड फीचर ऑफ पास्ट में आप एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, सीज ले सकते हैं, माउंटेन्स, लेक्स, रिवर्स, और भी जितने हो गए सारे। तो यहाँ पर ये किस तरह से को लिंक्ड है, सबसे पहले मैं बता दूँ, पैलेंटोलॉजी तो स्टडी ऑफ फॉसिल्स होता है, पैलियोजियोग्राफी जो होता है वो लैंड फीचर्स के बारे में, लैंड मैपिंग वगैरह हो गया, या सीज था, या फिर पास्ट की बातें हम लोग कर रहे हैं, माउंटेन्स था, लेक था, कोई भी एरिया है वहाँ पर क्या एग्जिस्ट करता था, तो उसकी स्टडी को हम लोग क्या कहेंगे, पैलियोजियोग्राफी कहेंगे। ठीक है, तो अब ये दोनों कैसे को रिलेटेड है, मान लीजिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोग को कहीं पर कोरल रिफ मिला है, ठीक है, कोरल्स मिला, या फिर काइनोडम्स हो गया, या फिर सेफेलोपोड्स हो गए, तो ये सारे मिले, उनके रिमेन्स मिल जाते हैं। तो अभी हम लोग रिमेन में कोरल ले लेते हैं, तो कोरल का रिमेन मिला, तो इससे क्या एग्जिस्टेंस मिलता है, हम लोग जानते हैं जो कोरल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मरीन होते हैं। इससे हम लोग को क्या एविडेंस मिलता है, इससे हम लोग को पता चलता है कि वहाँ एक सी एग्जिस्ट करता होगा। तो इससे हम लोग को क्या पता चला कि यहाँ का जो लैंड फीचर था वो क्या था, वो सी था, वहाँ पर एक सी था, तो उसके अंदर ये एनिमल्स पाया गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो ये मैंने एक एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से हम लोग लैंड को डिटरमाइन कर रहे हैं। तो वहीं अगर हम लोग कोई स्पीसीज पे चले जाते हैं, मान लीजिए कैमल है, तो किस तरह के रीजन में उसका रिमेन पाया गया है, तो किस तरह के रीजन में होगा, डेजर्टी एरिया में होगा। तो और भी ले सकते हैं, एजिगलेटर हो गया, उसके अलावा आप काइनोडॉप्स, सिफेलोपॉडिड्स, जितने भी आपके एनिमल है, मॉलस्कन्स, तो उससे आपको क्या मिलेगा, उसके लैंड फीचर उसका क्या रहा होगा, अगर कोई सी था, माउंटेन था, रिवर था या लेक था, क्या उसका मैपिंग था, यानी आपको मैपिंग में भी ये मदद कर रहा है। ये फॉसिल स्टडी सिर्फ सिंपल नहीं है, ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि इसका रिलेशन जो है, इसका को रिलेशन बाकी साइंसेस से भी रिलेटेड है। तो इस तरह से ये पैलियोजियोग्राफी में इंटरलिंक्ड है, इसका रिलेशनशिप इस तरह से है। तो आप इसका एग्जाम्पल लेके भी एक्सप्लेन कीजिएगा, इससे आपका आंसर और स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो इसके आगे हम लोग चलते हैं, लास्ट जो हम लोग का हो जाएगा वो हो जाएगा स्ट्रैटिग्राफी के बारे में। चलिए, तो अब हम लोग आ चुके हैं पैलेंटोलॉजी एंड स्ट्रैटिग्राफी की तरफ। तो पैलेंटोलॉजी तो आप जानते हैं स्टडी ऑफ फॉसिल्स होता है, वहीं जब हम स्ट्रैटिग्राफी के बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या हम लोग करते हैं, स्टडी ऑफ कंपोजिशन एंड टाइम रिलेशन ऑफ स्ट्रैटिफाइड रॉक्स। तो देखिए, इसका जो मेन इंपॉर्टेंस है क्या है, ये कंपोजिशन एंड टाइम रिलेशन ऑफ स्ट्रैटिफाइड रॉक। स्ट्रैटिफाइड रॉक से क्या मतलब है, देखिए पहले तो स्ट्रैटिग्राफी जो है, जितना पूरे वर्ल्ड में जितना रॉक इन है प्रेजेंट, उन सबको इंक्लूड करता है, हर एक का कंपोजिशन, यानी जो जब हम स्टडी करते हैं उसके कंपोजिशन, यानी कोई भी रॉक है उसका जो लेयरिंग है उसके हम लोग कंपोजिशन, उसका टाइम रिलेशन यानी एज डिटर्मिनेशन, जिसको हम लोग फॉसिल एज डिटर्मिनेशन कहते हैं, तो उसका जब फाइंड आउट करते हैं तो उस स्टडी को हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रैटिग्राफी कहेंगे। इसका बहुत इंपॉर्टेंस है और ये टोटली रिलेटेड है पैलेंटोलॉजी के, क्योंकि इसमें हम स्टडी ऑफ फॉसिल्स करते हैं। और ये भी जो है, ये क्या बता रहे हैं हम लोग का, रॉक के अंदर जो फॉसिल्स का, यानी हम लोग इसमें पढ़ते भी हैं बायोस्ट्रैटिग्राफी, तो उसमें क्या होता है, जो स्पीसीज है उसका हम लोग कंपोजिशन पढ़ते हैं रॉक्स के अंदर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और इसका स्पेशल कंसर्न जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्पोरल रिलेशन ऑफ फॉसिल्स एंड फॉसिल्स बियरिंग रॉक है। इसका क्या मतलब हो गया कि जो भी रॉक्स है जिसमें फॉसिल्स पाया जा रहा है, या फिर रॉक्स के अंदर ही फॉसिल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उनका स्पेशल रिलेशन है इससे। साथ साथ इसमें जो बायोस्ट्रैटिग्राफी होता है, इसको दो यूनिट्स हैं, इसमें दो यूनिट्स हैं, that is zone and biozone।
तो बायोजोन जो है इसमें ज़रूरी नहीं है, या फिर स्पीसीज़ जो है इसमें फाउंड नहीं होता है, यानी स्पीसीज़ के रिमेन जो है इसमें नहीं मिलेंगे। उसके अलावा जो ये टोटल है यानी स्ट्रैटिग्राफी जो है, बायोस्ट्रैटिग्राफी, वो जितने भी वर्ल्ड के रॉक्स है उसको इंक्लूड कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इस पर शॉर्ट नोट आता है तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके अलावा जो है ये समझ रहे होंगे इसमें जो है एज कैलकुलेशन जो है यानी एज डिटर्मिनेशन, उसी में ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, क्योंकि इसमें जो है प्रॉपर लेयरिंग का स्टडी होता है, यानी जो भी स्ट्रैटा है रॉक्स का वो सारा इसमें प्रॉपरली स्टडी होता है। तो उसी में हम लोग के फॉसिल्स पाए जाते हैं, फॉसिल्स का स्टडी पैलेंटोलॉजी कहलाता है। तो दे आर totally correlated to each other, they are interlinked to each other, so age determination में ये काम कर रहे हैं। एज डिटर्मिनेशन में हेल्प कर रहे हैं। एक और चीज़ आपसे बता, यही जो है जियोलॉजिस्ट को हेल्प करता है हाउ टू डिटरमाइन द फॉसिल एज, या फिर डिफरेंट लेयरिंग का इंफॉर्मेशन जो भी जियोलॉजिस्ट फाइंड आउट करते हैं वो इसके ही मदद से हैं। तो अब आई होप कि आपको समझ आ गया होगी कि हाउ देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट साइंसेस, ठीक है, ऑफ पैलेंटोलॉजी, ठीक है, पैलेंटोलॉजी का व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट साइंसेस। तो इसका जो भी है मैंने आपको डायग्रामेटिक व्यू बताया है, आप थ्योरेटिकल में लिखिएगा ताकि आपको ज़्यादा अच्छा स्कोर आए। आप चाहे तो डायग्रामेटिक व्यू में आप इसको एक्स्ट्रा इन्वर्टिव दिखाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अच्छे से अपना पोर्शन लिखिएगा। ये जो क्वेश्चन है ज़्यादातर शॉर्ट नोट में देखा गया है, हाँ कुछ ईयर में ऐसा हुआ है कि इसको लॉन्ग में भी इंक्लूड किया गया है। तो आपका क्वेश्चंस इसी तरह से रहता है कि डिफाइन पैलेंटोलॉजी एंड डिफाइन द रिलेशनशिप विद अदर साइंसेस, इसका क्वेश्चन इसी तरह से आपका आने वाला है, तो अच्छे से बताइएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन लिखना है आपको, उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद उसका टाइप लिखना है, उसके बाद उसका डिफरेंट रिलेशनशिप लिखना है, साथ में लास्ट में चाहे तो आप सिग्निफिकेंस लिख सकते हैं कि इसका एज डिटर्मिनेशन में वैल्यू है। उसके अलावा डिफरेंट इंडस्ट्रीज में हेल्प कर रहा है तो आप सिग्निफिकेंस में कुछ डाल सकते हैं। तो इसके साथ ही आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर सकते हैं। आई होप यू लाइक इट, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।